जरा इस सवाल को देखिए जो 64th और 67th बीपीएससी मेंस में पूछा गया है और इसी प्रकार के सवाल सारे मेंस एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। क्या है सवाल कि ब्रिक्स और इसका विस्तार जो है वो क्या विश्व को बहुध्रुवीयता यानी कि मल्टीपोलैरिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। ब्रिक्स के विस्तार के परिणाम स्वरूप क्या विश्व जो है वो मल्टीपोलैरिटी की ओर बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 67th बीपीएससी में कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सीधा सीधा सा दे दिया है। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों की व्याख्या कीजिए। वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए नवाचारी विकास इत्यादि को आपको लिखना है। ब्रिक्स सम्मेलन से क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। ये दोनों सवाल जो हैं ये ब्रिक्स से संबंधित टॉपिक हैं और आपको देखने में भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आपसे 4 पेज इस पर लिखने को कहा जाएगा तो काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से करंट अफेयर को कंट्रोल हासिल किया जाता है कि भाई उसको प्रीलिम और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूटिलाइज कर सकें। आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं जनरली आईआर पढ़ाता हूं, तो आज का टॉपिक जो है वो है ब्रिक्स। क्यों है टॉपिक, सबसे पहले मुद्दा, और ये क्यों जो है ना, क्यों है टॉपिक ब्रिक्स क्यों है, ये आप सवाल का इंट्रो भी यही बनाएंगे। क्या है कि ब्रिक्स 2026 में इसका सम्मेलन भारत में होने वाला है। पिछले साल का सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में हुआ है। ब्राज़ील ने अध्यक्षता भारत को सौंपी है। ब्राज़ील समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ब्राज़ील की यात्रा पर गए थे, जो आपने न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ा भी है। अगर इसी प्रकार से 2 और सवाल मैं आपको दूं, जैसे कि ब्रिक्स समूह के हालिया विस्तार, जिसमें जनवरी 2025 में इंडोनेशिया का पूर्ण सदस्यता ग्रहण करना भी शामिल है, ने वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को कैसे मजबूत किया है। ग्लोबल साउथ की जो एकजुटता है उसको कैसे मजबूत किया है ब्रिक्स के हाल के विस्तार ने। इसको भारत की विदेश नीति के संदर्भ में इसके लाभ और चुनौतियों को लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, इसमें ब्रिक्स के बारे में लिख करके आ जाते हैं, जबकि पूछा है कि विस्तार से उत्पन्न भारत की विदेश नीति के लिए चैलेंजेज और इसके लाभ को आपको लिखना है कि ब्रिक्स के विस्तार से भारत की विदेश नीति को क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या चैलेंजेज हो सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका मुख्य हिस्सा यही है, ठीक है। इसी प्रकार से कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन 16th शिखर सम्मेलन जो कजान रूस में आयोजित हुआ था, उसी से एक सवाल बनाया है मैंने कि डॉलर विरोधीकरण और बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग पर जोर दिए जाने के संदर्भ में ब्रिक्स मुद्रा की संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार से डॉलर के खिलाफ में, डॉलर के समकक्ष में, खिलाफ शब्द जो सही नहीं होगा, डॉलर के समकक्ष में एक ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही है। तो इसके संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए। क्या ब्रिक्स करेंसी बनने की संभावनाएं हैं, और है तो कितना ज़्यादा सक्सेस होगा वो चीज़, या कितना सही होगा, कितना आवश्यक है, ज़रूरत क्या है उस चीज़ का, ठीक है। क्या यह अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है, तर्कसंगत उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। अगर आप बीपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज ग्रेड की मैं बात करूँ, तैयारी कर रहे हैं और आप टॉपिक पढ़ने के पश्चात इस प्रकार के सवालों को नहीं लिख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर कुछ खास मायने नहीं बनता है उन क्लासेस का, उन कोचिंग का, उन नोट्स का, वो करंट अफेयर पढ़ने का, जब तक आप इस पर लिख नहीं पाएंगे। ओके, तो आज हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से ब्रिक्स जो है वो महत्व क्या है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हो। मैंने आपको पहले ही दर्शन दे दिया है भाई कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये आंसर राइटिंग में सिखाता हूँ। और उसके अलावा आज भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कंटेंट जो होता है ना बंधुओं, जो आपको पढ़ना चाहिए या जो आपको मिलता है, वो यही 3-4 चीज़ें होती है। ब्रिक्स का इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियाँ क्या है, और भारत के लिए क्या उसका महत्व है। ये 4-5 डायमेंशन ही होते हैं आईआर के टॉपिक में। अब इस क्रक्स के आधार पर आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको वहाँ पर लिखना होता है। जैसे किसी महत्व पूछा, किसी में आलोचनात्मक विश्लेषण पूछ लेगा, किसी में विश्लेषण करने को कहा जाएगा, किसी में कहा जाएगा कि भारत के लिए क्या इसका महत्व है, किसी लिए कहा जाएगा कि भाई दक्षिण सहयोग के लिए इसका क्या महत्व है। इतने सारे डायमेंशन को कवर करने का एक छोटा सा तरीका होता है कि ब्रिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होता है।
देखिए यही हेडलाइन वो जो ब्राज़ील ने भारत को अध्यक्षता पास की है। 2026 में भारत में ब्रिक्स का आयोजन होगा और यह बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ब्रिक्स को अमेरिका अपने लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता है। हेनरी किसिंजर का आपने नाम सुना होगा, उसने कहा था कि विदेश नीति और कुछ भी नहीं है, आंतरिक शक्तियों के आधार पर ही किसी की विदेश नीति तय होती है। यानी कि कोई देश इंटरनल कितना ज़्यादा मजबूत है ना, उसी के आधार पर तय होता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से होगी। सेम चीज़ विश्व के स्तर पर भी अप्लाई होता है। ब्रिक्स जैसे संगठनों की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसको ज़रा अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के पश्चात से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया जो है वो 2 भागों में बटी हुई थी और उसमें विकसित देशों का प्रभुत्व था। भले वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, सबके सब विकसित देश थे। लेकिन हुआ क्या, इस दौरान कुछ विकासशील देश जैसे कि भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इस प्रकार के जो देश थे चुपचाप अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, अपने डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। जब तक ये इंटरनल रूप से मजबूत नहीं थे, वैश्विक इनकी जो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इन देशों के ग्रोथ करने के पश्चात से इन देशों को ऐसा लगा कि अब वो समय आ गया कि हम वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम वर्ल्ड को प्रभावित कर सकते हैं, हम वर्ल्ड में अपने हिसाब से देशों को अरेंज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समूह बना सकते हैं। तो ये एक समय में जिस विश्व में G20 की बात होती थी, G7 की बात होती थी, अब सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो है ब्रिक्स की। सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो ब्रिक्स की। क्यों? क्योंकि G20, G10, G7 इत्यादि जो समूह हैं, ख़ास तौर से G7 की अगर हम लोग बात करें, उनकी कैपेसिटी कम पड़ रही है, अब वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। यूरोप की इकॉनमी स्लो डाउन की ओर बढ़ रही है। अमेरिका जो है वो वर्ल्ड सुपर पावर भले ही है, लेकिन वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो वेस्ट जो है वो आज उस क्षमता में नहीं है कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। इसीलिए ब्रिक्स को नाइटमेयर ऑफ अमेरिका और वेस्ट भी कहा जाता है। ब्रिक्स जो है ये वेस्ट के पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका के लिए एक बुरे सपने से थोड़ा सा भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विकासशील देश है जिन पर उन्होंने शासन किया, जिन पर उन्होंने औपनिवेशीकरण किया और आज वो इतने बड़े सबल ग्रुप के रूप में उठ रहे हैं जिसका नाम है ब्रिक्स। तो यही विचार आया, एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील नाम था इनका। इन्होंने सबसे पहली बार 2001 में एक शब्द गढ़ा था ब्रिक, भारत, रूस और उसके बाद ब्राज़ील और चाइना। ब्रिक शब्द इन्होंने दिया था और कहा था कि ये जो चारों इकॉनमी हैं, जिसमें रूस केवल एक विकसित देश था, बाकी तीनों विकासशील हैं, ये जो चारों देश हैं ये आने वाले समय में वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। वो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के अनुसार से दुनिया को देखने का प्रयास किया और सही भी साबित हुआ, क्योंकि इन चारों देशों की इकॉनमी अच्छी गति से बढ़ रही थी। ख़ास तौर से अगर रूस को हटा दें तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील की। तो उन्होंने पहले ही कहा था, क्योंकि विदेश नीति जो है वो अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, आपकी मजबूती पर निर्भर करती है, इंटरनल मजबूती पर निर्भर करती है। मैंने हेनरी किसिंजर को कोट किया है। इसी के कारण से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये ग्रुप डोमिनेट करेगा और इस प्रकार के देशों को एकजुट होकर के वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, शब्दावलियों को उपयोग कीजिएगा इसको लिखने के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था उन्होंने। ब्रिक ने, BRIC ने 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह इन्होंने बनाया। 2009 में रूस में पहला शिखर सम्मेलन होता है और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, जिसके पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स, BRICS इसका नाम पड़ जाता है। इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रिक्स इसका नाम पड़ जाता है। उसके पश्चात इसके लगातार बैठकें होती रही हैं, जिसके बारे में अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, और उन बैठकों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्तर के इन्होंने इम्प्रूवमेंट करते गए। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई फॉर्मल इस प्रकार का हमने ऑफिस नहीं क्रिएट किया हुआ है, कोई सचिवालय नहीं है। बस सारे देश इकट्ठा होते हैं साल में एक बार
और इकट्ठा होने के बाद कुछ वर्ल्ड के स्तर पर कुछ नीति निर्माण करने का, कुछ संस्थाओं का निर्माण करने का, पॉलिसी मेकिंग का, या दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू स्पष्ट करने का और इस समूह के पॉइंट ऑफ व्यू का स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वही प्रयास अगले साल 2026 में भारत में होगा, जिसमें ब्राज़ील, रूस या चाइना और उसके अलावा और भी जो नए देश जुड़े हैं उन सभी को सम्मिलित करते हुए यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सदस्यता प्रारंभिक 5 ब्रिक्स सदस्य देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024 में ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हो गए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 से ब्रिक्स में शामिल हुआ है। वर्ष 2025 के जनवरी में ये भी शामिल हो गया। तब इसकी संख्या बढ़ करके बहुत सारे हो गए। किन किन से? ईरान आ गया भाई, संयुक्त अरब अमीरात आ गया, मिस्र, इथियोपिया, तो 4 देश तो यही हो गए, इंडोनेशिया भी आ गया, तो 5 और देश जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। यानी कि इंडोनेशिया का जरा सा विस्तार देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा विस्तार उसी का है। यूएई जो है वो वैश्विक हब बन रहा है बिजनेसेस का, और एशिया में एक अच्छे खासे रहने की जगह भी बनी है। यूएई, वहाँ से बिजनेस चलते हैं, कई सारे फोरम होते हैं, खेल होते हैं, सॉफ्ट पावर में वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान के साथ चैलेंजेज हैं वहाँ पर कई सारे अभी भी। मिस्र जो है अफ्रीका के उभरती हुई इकॉनमी है, और उसके साथ में इथियोपिया भी है, ये भी अफ्रीका की उभरती हुई इकॉनमी में से एक है। यानी कि अफ्रीका के उभरती हुई 3 बड़ी इकॉनमी कौन कौन सा? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल है, इथियोपिया ब्रिक्स में शामिल है और मिस्र भी ब्रिक्स में शामिल है। इसी प्रकार से भारत, चीन भी शामिल है और रूस भी शामिल है। उसके अलावा इंडोनेशिया भी अब एशिया से शामिल हो गया है। तो इतने सारे बड़े बड़े देश जिनका ज्योग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका वर्ल्ड के सॉफ्ट पावर में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अधिक है, वो सारे देश यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें शामिल होना तो सऊदी अरब को भी था, लेकिन वो फिर पीछे हट गया था अमेरिकी दबाव के कारण से, क्योंकि अमेरिका ने उसको कहा कि शामिल मत हो, तो वो शामिल नहीं हुआ। ये छोटा सा इंट्रो मैंने दिया ब्रिक्स का कि ब्रिक्स ग्रुप आखिरकार में है क्या। विश्व की जनसंख्या का 45% जनसंख्या, वैश्विक जीडीपी का 37.3%, यानी कि दुनिया में अगर 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है, जीडीपी का मतलब उत्पादन होता है, उत्पादित वस्तु का अंतिम प्राइस होता है, तो जीडीपी का मतलब उत्पादन होता है। अगर दुनिया में 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है, 100 रुपये का उत्पादन, मौद्रिक मूल्य भी जोड़ते हैं उसका, तो 100 रुपये का उत्पादन हो, उसमें से 37 रुपये, लगभग में 38 रुपये का उत्पादन इस छोटे से समूह में होता है। इस छोटे से समूह में, जिसमें मुश्किल से 10 देश हैं, और उसमें भी 2 बड़ी इकॉनमी है, 2 बहुत बड़ी इकॉनमी, भारत और चीन बहुत बड़ी इकॉनमी है। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी बढ़ते हुए इकॉनमी है। रूस जो है वो तो सैंक्शन के प्रभाव में दबा जा रहा है, फिर भी वो डोमिनेट कर रहा है। इतने छोटे से समूह का अगर इतना बड़ा योगदान है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए इसका क्या महत्व है और क्यों वेस्ट और अमेरिका इस ग्रुप से डरे हुए रहते हैं, समय समय बयानबाजी करते रहते हैं। यूरोपीय संघ का 14.5% है, G7 का मात्र 29.37 है। ग्रुप ऑफ 7 जो दुनिया के सबसे 7 विकसित अर्थव्यवस्था हुआ करते थे कभी, उनका योगदान मात्र 29.3% अब रह गया है। और उनकी बैठक होती तो इतनी चर्चा भी नहीं हो पाती है। ब्रिक्स की बैठक होती तो अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर के पूरा यूरोप इस पर बयान देता फिरता है कि भाई ब्रिक्स की बैठक हुई है, क्या इन्होंने बात किया है। ये चीज़ दिखाता है कि भाई कौन डोमिनेट करना का प्रयास कर रहा है और किसका डोमिनेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में। पहले हमने क्या देखा, क्यों बढ़ रहा है, पहले मैंने आपको समझाया हेनरी किसिंजर के बयान के द्वारा कि इंटरनली जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक एक्सटर्नली आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। उसी से फिर अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ, अर्थव्यवस्थाएं जो है मजबूत हुई तो उन्होंने सोचा एक ग्रुप बनाया जाए और उसी ग्रुप का नाम उन्होंने ब्रिक्स दिया, जो अब दुनिया में डोमिनेट करने का प्रयास कर रही है। और जब भी कोई चौधरी के सामने दूसरा चौधरी खड़ा होता है तो शुरुआत में तो झंझट होगा ही। वही झंझट आजकल आप देख रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि ब्रिक्स के सदस्यों को एक्स्ट्रा 10% टैरिफ देना पड़ेगा, तो ये इसी कारण से वो कहने का प्रयास करते हैं। ब्रिक्स की प्रमुख पहलें, अब क्या क्या किया है ब्रिक्स ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जैसे वर्ल्ड बैंक वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक। कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA की स्थापना की है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की स्थापना की है। ग्रेन एक्सचेंज यानी कि अनाजों का एक्सचेंज, जिससे ब्रिक्स के देश आपस में अनाजों को एक्सचेंज कर सकें।
ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल स्थापित किया गया है। STI फ्रेमवर्क 2015 में बनाया गया है, यानी कि हर वो वैश्विक व्यवस्था जिसमें वेस्टर्न डोमिनेशन है अभी, उसको हम अभी अपने परिप्रेक्ष्य में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार के संस्थाओं को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी बनाया जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जा रहा है। इस प्रकार की संस्थाएं कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक, IMF इत्यादि ऐसी संस्थाएं हैं जो वेस्टर्न प्रभाव में काम करती हैं। जब तक अमेरिका नहीं चाहता है किसी भी दुनिया के देश को ऋण नहीं मिल सकता है, तो उस प्रकार की संस्थाओं को हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दुनिया के ऐसे देश जिन्हें ऋण चाहिए, जिन्हें आर्थिक मदद चाहिए, वो IMF और इत्यादि संस्थाओं में ना जा करके इस प्रकार की संस्थाओं में आए जहाँ पर विकासशील देशों का प्रभुत्व है, जहाँ पर ईस्ट के देशों का प्रभुत्व है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या करने का प्रयास कर रहा है ब्रिक्स और क्यों आंखों में चुभ रहा है। इसी से जोड़ करके एक सवाल पूछा गया कि अभी जो मैंने आपको सवाल दिया था कि डॉलर के प्रभावों को क्या कम करने की क्षमता है ब्रिक्स में, तो कहानी तो नहीं लिखेंगे वहाँ पर, और कहानी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आप बोलते हो ना मुझे कि मैंने कॉपी भर भर के लिखा, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले? इसी कारण से नहीं मिलते हैं। जो पूछा गया है वो आपने लिखा ही नहीं है। किसी ने आधे पेज में वो चीज़ लिख दिया तो उसको अधिक मार्क्स मिलेंगे गुरु। इतना छोटा सा चीज़ है। BPSC या कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या चाह रहा होता है कि जो सवाल पूछा गया है ना, आप उसको लिख दीजिए। केवल इधर उधर की बातें किए बिना जो पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में भी यही होता है, जो पूछा जा रहा है बिना उसको मेकअप लगाए, बिना इधर उधर की डेकोरेटिव शब्द यूज किए डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि चेक करने वाले के पास ना एक फॉर्मेट होता है आंसर का, उस फॉर्मेट में कीवर्ड्स होते हैं, उसी कीवर्ड को आपके आंसर से मैच किया जाता है। वो कीवर्ड्स दिखे तो सही है, नहीं दिखे तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना चेक होता है, फॉर्मेट दिया जाता है उनको, हाँ, लेकिन फॉर्मेट का भाषा इंग्लिश होता है। ये एक चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय समूह के रूप में ब्रिक्स के विकास का इतिहास क्या रहा है, शॉर्ट में जरा इतिहास देखेंगे। 2001 ब्रिक्स शब्द गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा प्रस्तावित किया गया। 2006 में ब्रिक्स देशों के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी पहली अनौपचारिक बैठक हुई। 2009 में उद्घाटन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था, जहां नेताओं ने वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा, ब्रिक्स हो गया। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक तौर पर विकास वित्त प्रदान करने के लिए 100 बिलियन के प्रारंभिक पूंजी के साथ लॉन्च किया गया इसको। 2023-24 में इसके बहुत सारे नए सदस्य, जैसे सऊदी अरब तो नहीं शामिल हुआ, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात प्रवेश के साथ ब्रिक्स प्लस तक किया गया, और वर्तमान में तो इंडोनेशिया भी प्रवेश कर गया है। तो इतने सारे देश हैं इसमें शामिल। अब इसके जरा महत्व को समझते हैं। आपसे सीधा सीधा सिंपल सा अगर सवाल पूछा जाएगा वन लाइन में, तो पहला चीज़ क्या पूछा जाएगा, ब्रिक्स के महत्वों को बताएं। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, और ये बेहद आसान सवाल हुआ। वहाँ पर आपको महत्व बताने पड़ेंगे। अभी जो मैंने डॉलर वाला एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर जब तक आप ये आंकड़ा नहीं लिखेंगे कि दुनिया के 37% से ज़्यादा हमारे GDP को कवर करता है, जनसंख्या में बहुत सारे 42% को कवर करते हैं, तब तक ये कैसे स्थापित कर पाओगे कि हाँ, इस हिस्से का भी, इस ग्रुप का भी डोमिनेशन है दुनिया में। तो ये आंकड़े देने होते हैं, ये फैक्ट्स बताने होते हैं। केवल बोल देने से थोड़ी ना होगा कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी इस ग्रुप में शामिल है। तो ईरान भी तो शामिल है। ईरान तो कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है, सैंक्शन झेल रहा है। सऊदी अरब तो रूस तो कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है, ढेर सारा सैंक्शन झेल रहा है। तो आपको आंकड़ों के साथ में समझाना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, रूस, ये चैलेंजेज में लिखते हैं गुरु, ठीक है। बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। सवाल BPSC का क्या था कि क्या ब्रिक्स का विस्तार मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा दे रहा है? यही तो था। मल्टीपोलैरिटी का क्या मतलब होता है? दुनिया में कोई एक ही पोल नहीं होगा, एक ही आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि दुनिया में बहुत सारे देशों की बात सुनी जाएगी। जैसे ब्रिक्स की बात सुनी जा सकती है, जैसे बीमस्टेक की बात सुनी जा सकती है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन की बात सुनी जा सकती है। केवल USA की ही बात नहीं सुनी जाएगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। सिंगल पोलर, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समय चला गया है अब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि पहला इसका क्या महत्व है, ये मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा देता है।
विकासशील देशों के संगठन छोटे विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था वाले देशों को एकजुट करने का प्रयास करता है। विस्तारित ब्रिक्स में भी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो सामूहिक रूप से दुनिया की आबादी का लगभग 41% और जीडीपी का लगभग में 37.8%, ये पुराना आंकड़ा था, प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर यूज करेंगे। नई विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहता है भाई कि जहाँ पर G7 और G8 जैसे जो ग्रुप थे, जो G7 हो गए बाद में, उनका प्रभुत्व नहीं चलने वाला है। ये कहता है नया वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पर विकासशील देश, छोटे देश, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का प्रभुत्व भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि हर किसी के चैलेंजेज अलग हैं, हर किसी का मांग अलग है, हर किसी के डिमांड अलग है, हर किसी को चाहिए अलग चीज़ रिलेशन में। तो इसीलिए इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता है जो दुनिया के बाकी देशों की भी आवाज़ बन सके, यानी कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकन डोमिनेंस से बाहर लाने का विश्व को प्रयास कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि। ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, ये ग्लोबल साउथ कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में जो अभी भी वेस्ट और अमेरिका यानी कि विकसित देशों का प्रभुत्व बना हुआ है, वो जिसको चाहते हैं सैंक्शन कर देते हैं, वो जिसको चाहते हैं यूएन में फटकार लगा देते हैं, वो जिसको चाहते हैं बैन कर देते हैं, वो जिसको चाहते हैं लोन देते हैं, नहीं चाहते तो लोन नहीं मिलता, बेल आउट पैकेज जिसको कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अब नहीं चल सकता है। दुनिया में हमारी भी बात सुनी जाएगी। इसी के कारण से ब्रिक्स को माना जा रहा है कि साउथ साउथ जो सहयोग है, दक्षिण दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है ये दुनिया है बंधुओं, ये विषुवत है, ठीक है, ये विषुवत है। माना जाता है कि साउथ यानी कि विषुवत के उत्तर में वाले जो देश हैं मैक्सिमम उनमें से डेवलप्ड देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके, और इसके दक्षिण के जो देश हैं उनको विकासशील माना जाता है, विकासशील माना जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके। हालांकि ये साउथ साउथ वाला इस प्रकार से गुजरता है, चीन को लेते हुए गुजरता है ये, ठीक है, चीन को लेता है, जापान को छोड़ता है, इस प्रकार से गुजरता है ये रेखा। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दक्षिण दक्षिण के विकासशील देशों को आपस में सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो विकसित देश हम पर कार्बन टैक्स के नाम पर, हम पर दुनिया में CO2 इमिशन के नाम पर, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर, तमाम तरीके के पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर, जलवायु परिवर्तन के नाम पर हम पर तमाम तरह के नई नई चीज़ें थोपते जाएंगे और हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो ये वैश्विक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं फिर से वेस्ट डोमिनेटेड ही रह जाएगा। ब्रेटन वुड्स संस्थानों का विकल्प, ब्रेटन वुड्स संस्थान यानी कि IMF, विश्व बैंक इत्यादि संस्थानों का विकल्प बना रहे हैं हम, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं, आकस्मिक रिजर्व समझौता कर रहे हैं, ग्रेन एक्सचेंज हम ट्रीटी कर रहे हैं इसमें, जिससे क्या होगा, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान वैश्विक व्यवस्था में वेस्टर्न प्रभुत्व स्थापित हुआ था उसको हम चैलेंज कर रहे हैं या बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम से आर्थिक अलगाव हासिल करने का एक मंच है, फोरम टू अचीव इकोनॉमिक डीकपलिंग फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि वेस्टर्न इकोनॉमी ही डोमिनेट नहीं करेंगी हमारी अर्थव्यवस्थाओं को। हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपने डिमांड के अनुसार, अपनी मांग के अनुसार हम अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ब्रिक्स सकल घरेलू उत्पाद का लगभग में 23% नहीं 37.5% और विश्व व्यापार का 18 नहीं 25% प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक लेन देन में घरेलू मुद्राओं के बढ़ते उपयोग के माध्यम से विश्व व्यापार को डॉलर मुक्त करना है। भारत चीन अगर ये समझौता कर लें, जिस प्रकार से भारत और रूस ने किया अभी पुतिन की यात्रा के दौरान, कि हम आने वाले समय में अपनी अपनी स्थानीय करेंसी जैसे भारतीय रुपये और रूसी रुपये में, रूसी मुद्रा में हम व्यापार करेंगे, तो डॉलर इतने बड़े व्यापार से बाहर हो जाएगा। तो ये डॉलर के उतार चढ़ाव से जो दुनिया भर के देश प्रभावित होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, वो सिस्टम ही खत्म। भारत और चीन के बीच में बहुत व्यापार होता है। अगर ये सारे देश तय कर लें कि हम डॉलर को छोड़ करके स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, तो अमेरिका का प्रभुत्व ही है डॉलर के कारण। अभी मैंने बताया हैरी किसिंजर का कि जब तक आपकी अर्थव्यवस्थाएं और इंटरनली आप मजबूत नहीं होंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक दुनिया में विदेश नीति में आपका कोई प्रभाव नहीं स्थापित हो सकता है। तो ये इसी का लाइन था, और यही था वो लाइन जिसके तहत उसने बताया कि दुनिया में जब तक डॉलर मजबूत है तब तक अमेरिकी झंडा बुलंद रहेगा। ठीक है, तेल व्यापार के लिए जुड़ाव का वैश्विक वैकल्पिक मंच बन सकता है ये। ब्रिक्स दुनिया के लगभग 45% तेल उत्पादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देश में से 6 देश, सऊदी अरब को छोड़ दीजिए, इसी में शामिल हैं। इसके अलावा ब्राज़ील, UAE और
उसके अलावा ईरान जैसे देश शामिल हैं इसमें, जो तेल उत्पादन में उनका बहुत प्रमुख स्थान है। अगर ये ऐसे देश हमारे साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, तो वैश्विक व्यवस्था में तेल को लेकर के जो एक डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास किया जाता है उससे भी छूट दिला सकता है। SDG की उपलब्धि के लिए सहयोग हासिल कर सकते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए हम लोग सहयोग स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो इसका महत्व था। कितने पॉइंट मैंने आपको बताए, 7 पॉइंट बताए हैं, और उसमें एक्सप्लेन भी करना होता है जब पूछा जाता है तो समझ बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे कथा सुन लेंगे आप और लिखेंगे नहीं तो परसों तक ये सारे गोल हो जाएंगे, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। मुझे पता है ना, 10 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 10 फैक्ट पढ़ना होता है, तो सुबह पढ़ेंगे, कल सुबह तक सब साफ। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ उसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, ब्रिक्स के महत्व को स्पष्ट करें, निबंध लिखिएगा 2025 ब्रिक्स, लिखिए निबंध 2025 ब्रिक्स की प्रासंगिकता, चुनौतियाँ, प्रभाव और भविष्य, लिखिए निबंध। अगर लिखेंगे नहीं तो कैसे होगा फिर, ठीक है। चुनौती देखिए क्या है, अनुकूल विस्तार के लिए चीनी दबाव, यानी कि चीन ऐसे देशों को शामिल करना चाह रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्तर पर जिनकी कोई खास रेपुटेशन नहीं है, जैसे ईरान है। ईरान को कहीं ना कहीं चीन के सहयोग से शामिल किया गया है, रूस भी उसमें सहयोगी था उसका, लेकिन वो एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है, अलग प्रकार की इकॉनमी है जो दुनिया में हमेशा विवादों में घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के देशों को जब हम शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के सामने चैलेंज भरा हो जाता है, और चीन से बहुत बड़े ऋण जाल में फंसा हुआ है। इसी प्रकार का एक देश है बेलारूस, जिसको शामिल करने का चीन दबाव बना रहा है, और वो भारी चीनी ऋण जाल में फंसा हुआ है। इससे जो वो बोलेगा वही चीन भी बोलेगा, जो चीन बोलेगा वही बेलारूस भी बोलेगा, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो यानी कि इंटरनल गुटबाजी हो जाएगी। और ज़रा ब्रिक्स को ध्यान से देखिए, एक भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका आपको लोकतांत्रिक देश दिखेंगे, बाकी रूस में भी लोकतंत्र है नहीं, बहुत कमज़ोर है, चीन में तो है ही नहीं, ईरान का भी पता ही है आपको, इथियोपिया में लोकतंत्र माना जाता है एक जीवित है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर है वहाँ की, इंडोनेशिया में लोकतांत्रिक शासन को लेकर बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। कब वहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश जैसा कुछ हो जाए इसकी कोई संभावना दिख रही है, पूरी संभावना दिख रही है। तो यानी कि देश तो हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन हैं सब अलग अलग रास्तों पर चलने वाले, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में चलने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समूह की प्रकृति, यही मैंने आपको स्थापित अभी समझाया है। ब्रिक्स के सामने या तो एक समूह के रूप में अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखने की चुनौती है, या बड़े पैमाने पर वित्तीय और दक्षिण चुनौती पर केंद्रित है, या अधिक देशों को स्वीकार करके एक बड़ा भू राजनीतिक गठबंधन बनाने की भी चुनौती है कि क्या हम इसका और भी ज़्यादा विस्तार करें या फिर इसको एक छोटे से समूह के तौर पर रखें। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी देखा जा रहा है। और विस्तार भी करें तो किन देशों को हम शामिल करें, है ना, तो ये एक चुनौती देखी जा रही है। नेक्स्ट जो है वो सदस्य देशों के बीच राजनीतिक विभाजन। अभी मैंने समझाया कि सारे शासन तंत्र अलग अलग हैं, चीन में कुछ और है, रूस में कुछ और है, ब्राज़ील में कुछ और है, भारत में कुछ और है। इस प्रकार के असमान शासन तंत्र में चैलेंजेज कई बार होते हैं डील करने के दौरान। ओके, सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता, चीन भारत जैसे अग्रणी देश भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जो आर्थिक पीढ़ी में अभी भी काफ़ी पीछे रह रहे हैं, उनका ग्रोथ वैसा नहीं। इथियोपिया तो बहुत कमज़ोर है, ईरान सैंक्शन झेल रहा, अभी मैंने आपको बताया। रूस पर भी तमाम तरीके के, रूस यूक्रेन वॉर के बाद से सैंक्शन कहीं न कहीं लगे हुए हैं। चीनी प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, सदस्य देशों में चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जो ब्रिक्स के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 38%, इसका परिणाम स्वरूप ब्रिक्स गुट में चीन का प्रभुत्व हो गया है। बदले में अन्य सदस्य देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला है कहीं न कहीं, यानी कि एक ग्रुप जो है वो चीनी डोमिनेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। प्रभावशाली सुधार लाने में विफलता, जैसे हमने बोला तो कि हम ब्रेटन वुड जैसा कुछ सम्मेलन जैसा हम कुछ अच्छी संस्थाएं बना लेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसा, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक को बने हुए 10 साल हो गए हैं और ऐसा कोई ख़ास ये प्रभाव अभी तक नहीं दिखा पाई है। विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति का अभाव है, जैसे रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर के भारत ने दोनों का समर्थन नहीं किया, वहीं चीन का झुकाव रूस की ओर ज़्यादा है, ईरान का झुकाव रूस की ओर ज़्यादा है, उसने तो रूस को हथियार भी सप्लाई किए, कामिकाज़ा ड्रोन इत्यादि।
तो ऐसी जो चुनौतियां हैं वैश्विक, उस पर हम एकजुट होकर के अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि G7 में एकजुट होकर के सारे विकसित देश जो हैं वो बात करते हैं, हम अभी नहीं वो चीज़ कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? नियम आधारित एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, आदेश होना चाहिए कि आर्थिक अधिपत्य और पश्चिमी विरोधी एजेंडे के लिए कोई जगह ना हो। हमें इसको वेस्ट के विरोध में नहीं खड़ा करना है, अमेरिका के विरोध में नहीं खड़ा करना है, बल्कि समकक्ष में खड़ा करना है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। रूस, चीन, ईरान, इन सब के अच्छे संबंध नहीं हैं अमेरिका के साथ में, और ये तीनों के तीनों देश इस संगठन में शामिल हैं, और जिसके कारण से इसको कहीं न कहीं अमेरिकी विरोधी के तौर पर देखा जाता है। वहीं पर ब्राज़ील, भारत, UAE, इन सब के काफ़ी अच्छे संबंध हैं अमेरिका के साथ में, इसलिए इंटरनल गुटबाजी भी हो सकती है इसमें, जिसका एक बहुत बड़ा डर बना हुआ रहता है। तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ब्रिक्स में RIC का प्रभुत्व कम है। रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ RIC इन ब्रिक्स, जैसे कि ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। 3 बड़े देश रूस, चीन, भारत का चिन्हित प्रभुत्व ब्रिक्स के लिए एक चुनौती है। दुनिया भर बड़े उभरते बाजारों का सच्चा प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को पैन कॉन्टिनेंटल बनना होगा, यानी कि बियॉन्ड लिमिटेशन जा करके और भी सारे देशों को हमें शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन 3 बड़े देश जो हैं वो अपना अपना डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सदस्यता के लिए विस्तार के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए कि अगर आप इन सिद्धांतों, इन मानदंडों का पालन करते हैं तभी आपको मेंबरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि सबको ले लिया, हाँ भाई सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार से हम इसमें नहीं कर सकते हैं। चीनी प्रभुत्व को हमें नियंत्रित करना होगा आगे के राह में। ये एक बहुत ही बड़ी क्या है तो चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना हो और हेडक्वार्टर बननी चाहिए और नियमित रूप से काम होना चाहिए। इसको लेकर के भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने आपको आगे के राह बता। अब इसके बाद जो है सबसे लास्ट टॉपिक वो है भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डायमेंशन में से एक हुआ, इसीलिए सबसे लास्ट मैंने इसको कवर किया है। वैश्विक शासन में सुधार हो सकता है इसके जरिए। UNSC हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वैश्विक संस्थाओं के जब चैलेंजेस दिखेंगे कि भाई ये जो देश नए उभर करके आए हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो हमें कुछ उचित स्थान प्रदान करेंगे। जैसे UNSC में भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, अस्थायी सदस्यता। भारत दुनिया के 1.4 बिलियन लोगों का देश है और उसके साथ में दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन हम अभी तक UNSC के स्थायी मेंबरशिप नहीं ले पाए हैं। ठीक है। आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ेगा इससे हमारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे स्थापित होने से कहीं न कहीं आसानी से ऋण उपलब्धता होगी भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी, और भारत इसके जरिए अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकता है। ऊर्जा सुरक्षा पर भी इससे सहूलियत होगी। UAE, उसके अलावा सऊदी अरब नहीं है, बार बार ये सऊदी सब आ रहा है, इसको हटा दीजिएगा। UAE, ईरान जैसे देश इसके सदस्य हैं, जिससे कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में कहीं न कहीं हमें क्या मिलेगा तो सिक्योरिटी मिलेगा। रणनीतिक संतुलन भी बना रहेगा। इस मंच का उपयोग भारत जो है वो चीन, रूस बनाम अमेरिका को बैलेंस करने के लिए करता है, तो ये भी हमारे लिए एक सही बना हुआ रहेगा। आतंकवाद और सुरक्षा पर भी ये समूह जो है आने वाले समय में काम करेगा, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है। तो ब्रिक्स से जुड़े हुए मैंने आपको सारे डायमेंशन करवाए हैं। हिस्ट्री क्या है इसका, वर्तमान क्या है, महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, चैलेंजेज क्या क्या है मैंने पढ़ाया आपको, आगे की राह क्या है और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी को हमने देखा है। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। शुरुआत में देख करके लिखते हैं, शुरुआत में देख करके लिखना होता है, क्योंकि पॉइंट्स याद कैसे होंगे। शुरुआत में देख करके लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, नहीं लिखेंगे तो फिर गलत होता है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में दिए थे उन्हें हल करने का भी प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।